आज का हमारा टॉपिक रहेगा पुष्यभूति वंश से संबंधित, जिसमें हम हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं कि गुप्त काल के पतन के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीयता की भावना का आविर्भाव हुआ था और गुप्त राजवंश के पतनों उपरांत कुछ प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ था, जिनमें से एक था पुष्यभूति वंश, जो कि थानेश्वर में पनपा था। तो उन्हीं को हम आज देखेंगे सभी को। पहले तो ये सभी देखेंगे कि कौन कौन से राजवंशों की स्थापना हुई थी गुप्त राजवंश के पतन के उपरांत। उसके बाद हम थानेश्वर में पुष्यभूति राजवंश को देखेंगे, जिसमें हम हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि गुप्त राजवंश के पतनों उपरांत वल्लभी में मैत्रक राजवंश स्थापित हो गया था, कन्नौज में मौखरी राजवंश और थानेश्वर में पुष्यभूति राजवंश की स्थापना हुई थी, और मगध में परवर्ती गुप्त राजवंश था, बंगाल में चंद्र राजवंश था। गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात उत्तरी भारत में जिस राजनीतिक विकेंद्रीकरण के युग का आरंभ हुआ था, वो हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ ही उसकी समाप्ति हो गई थी, क्योंकि गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद बहुत से स्वतंत्र शासक उत्पन्न हो गए थे। तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण के युग का आरंभ हो गया था गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद, लेकिन हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ ही इस विकेंद्रीकरण के युग की समाप्ति हो गई थी। हर्ष के पूर्व वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, यानी हर्ष से पहले जो शासक हुए हैं उनकी राजधानी थानेश्वर थी, परंतु हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। तो कह सकते हैं कि हर्षवर्धन की जो प्रथम राजधानी थी वो थानेश्वर थी और द्वितीय राजधानी थी वो कन्नौज थी। थानेश्वर पर तो पुष्यभूति राजवंश था, और हम बात करें कन्नौज की तो इसमें मौखरी राजवंश था। और हर्षवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री, उनका विवाह कन्नौज के मौखरी राजवंश के शासक ग्रहवर्मन से हुआ था, तो उनकी हत्या कर दी जाती है। तब इनकी बहन ने रिक्वेस्ट की थी हर्षवर्धन से कि आप यहीं से राजकाज संभालें, तो बहन भाई दोनों ने वहाँ से कन्नौज से राजकाज संभाला था। तो द्वितीय राजधानी इस प्रकार से इन्होंने हर्षवर्धन ने कन्नौज को बनाया था। तो प्रथम राजधानी जो थी वो थानेश्वर थी, द्वितीय राजधानी बनी थी कन्नौज। हर्ष के समय में कन्नौज का राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का द्योतक था, क्योंकि हर्ष ने अपने काल में उच्च अधिकारियों को वेतन के रूप में जागीरें दी थी, और भूमि देने की सामंती प्रथा हर्ष ने ही प्रारंभ की थी यहाँ पर उत्तर भारत में। तो यहाँ पर सामंत युग के आगमन का द्योतक है हर्षवर्धन का काल। पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने। कहाँ पर की थी? तो हरियाणा के अम्बाला जिले में स्थित थानेश्वर में इन्होंने की थी, और थानेश्वर को ही अपनी राजधानी बनाया था। प्रभाकर वर्धन जो है चौथे शासक रहे पुष्यभूति वंश के, जो कि हर्षवर्धन के पिता थे। तो प्रभाकर वर्धन शक्तिशाली शासक हुए, ये चौथे शासक थे। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। पुत्र थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और पुत्री थी राजश्री, जिनका विवाह मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन से हुआ था, जो कि कन्नौज के शासक थे। कन्नौज में मौखरी वंश था, तो वहाँ के ये ग्रहवर्मन वहाँ के शासक थे। तो राज्यश्री का इनका विवाह हुआ था इनसे, मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन से, जिनकी हत्या कर दी गई थी। तो बाद में हर्षवर्धन अपनी बहन को सती होने से बचाते हैं और कन्नौज को ही अपनी राजधानी बनाते हैं। दूसरी राजधानी बनती है पुष्यभूति वंश की, दूसरी राजधानी कन्नौज, और वहीं से दोनों भाई बहन अपना राजकाज देखते हैं। तो प्रथम राजधानी थी थानेश्वर, द्वितीय राजधानी थी कन्नौज। हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, जो कि प्रभाकर वर्धन के बाद शासक बनते हैं। राज्यवर्धन को मालवा अभियान से लौटते समय मार्ग में गौंड शासक थे शशांक, इन्होंने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। ठीक है, और राज्यवर्धन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसका ममेरा भाई भंडी था। अब हम बात करेंगे हर्षवर्धन की। इससे पहले भी हमने हर्षवर्धन की बात की है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है। तो अब देखेंगे हर्षवर्धन जो है 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। हर्षवर्धन के विषय में हमें व्यापक जानकारी बाण भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र से मिलती है। तो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो बाण भट्ट थे, इनकी रचना है हर्ष चरित्र। इससे हमें हर्षवर्धन के समय की व्यापक जानकारी मिलती है। हर्ष ने कुल 41 वर्षों तक शासन किया था। तो पूछा जाता है 41 वर्षों तक शासन किया था हर्ष ने, और इनके कवि कौन थे? तो बाण भट्ट थे। इनकी कौन सी प्रसिद्ध रचना है जिसमें हमें हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है? तो वो है हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र के अतिरिक्त बाण भट्ट की कादम्बरी रचना है और पार्वती प्रणय है। तो बाण भट्ट की 3 रचनाएं हैं,
हर्षचरित्र, कादम्बरी और पार्वती प्रणय, जिनमें हर्षचरित्र और कादम्बरी अक्सर पूछी जाती हैं। तो ध्यान रखना है, बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित्र, कादम्बरी और पार्वती प्रणय। के समय में चीनी यात्री हुनसांग 629 से 645 के बीच भारत में रहा था। तो ये 15 वर्ष भारत में रहा था चीनी यात्री हुनसांग, जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। तो एक क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था और कितने वर्ष वो भारत में रहा और कब से कब तक रहा। तो ध्यान रखना है, हुनसांग आया था 629 ईस्वी में आया, 629 से 645 के बीच ये भारत में रहा। इन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में बताया है। हुनसांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है हुनसांग को, और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। किसको? ये हुनसांग को जाना जाता है। तो पूछा बन जाता है ये क्वेश्चन कि यात्रियों में राजकुमार किसको कहा जाता है, नीति का पंडित किसको कहा जाता है, या वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये हुनसांग को जाना जाता है, जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। चीनी यात्री हुनसांग ने अपने वर्णन में लिखा है, उसके अनुसार हर्ष के काल में जो है राज की आय जो है 4 भागों में विभाजित की जाती थी। पहली राजा के व्यय के लिए, दूसरी विद्वानों को दान देने के लिए, और तीसरी जो थी वो अधिकारियों व अमलों के बंदोबस्त व वेतन के लिए, और चौथी आय का विभाजन किया गया था आर्थिक कार्यों के लिए। तो हुनसांग ने बताया है कि जो आय थी, राज की आय थी, उसको उसने 4 भागों में विभाजित किया है, राजा के व्यय के लिए, विद्वानों को दान देने के लिए और धार्मिक कार्यों के लिए। इसका जो अधिकतर राजकीय आय का जो भाग था वो दान देने में चला जाता था, धार्मिक कार्यों में चला जाता था हर्षवर्धन के समय में। हुनसांग ने अपने यात्रा विवरण में शूद्रों को कर्षक उल्लेखित किया है। यानी जो हुनसांग अपना यात्रा विवरण लिखता है, जब ये चाइना वापस जाता है तो वहाँ पर ये अपनी पुस्तक सीयूकी में इसकी पुस्तक पूछी जाती है कि हुनसांग की पुस्तक कौन सी थी, तो वो थी सीयूकी। और एक यात्री और चीनी यात्री था फाहान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कह दिया जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। तो उनके समय में जो चीनी यात्री आया था वो था फाहो की, उसकी रचना थी। फाहान आया था उसके समय में। तो यहाँ पर हर्षवर्धन के समय में आया हुआ है हुनसांग। इसने अपनी यात्रा विवरण लिखा है किसमें? सीयूकी में लिखा है। और इस विवरण में इसने कहा है कि कर्षकों यानी शूद्र जो थे वो कर्षक का रूप ले चुके थे, यानी शूद्र जो है कर्षक कार्यों में लगे हुए थे। ये वर्णन कहाँ से मिलता है? तो ये हुनसांग के यात्रा विवरण से हमें मिलता है। हुनसांग ने अपने यात्रा विवरण में भारत में विकसित 18 बौद्ध संप्रदायों का उल्लेख किया है। 18 बौद्ध संप्रदायों का उल्लेख किया है हुनसांग ने। उनके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के व्यय हेतु 100 गांवों का राजस्व निर्धारित किया गया था। हर्षवर्धन की उपाधियों की बात करेंगे तो इन्होंने परम सौगात उपाधि धारण की थी। शीलादित्य भी इन्हीं को कहा जाता है। हुनसांग ने अपने यात्रा विवरण में इनको शीलादित्य कहा है। तो एक तरह से इनकी उपाधि है शीलादित्य। किनकी? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। इसके अतिरिक्त इन्होंने उत्तरापथ स्वामी की भी उपाधि धारण की थी। बात करें कि इन उपाधियों का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, तो अभिलेख है मधुबन अभिलेख। इस अभिलेख में हमें परम सौगात उपाधि के वर्णन मिलता है। तो अभिलेख पूछे जाते हैं कि कौन से अभिलेख से हमें हर्षवर्धन के समय की जानकारी मिलती है, तो मधुबन अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख, ये अभिलेख जो हैं ये हर्षवर्धन से संबंधित हैं। कौन कौन से? मधुबन अभिलेख और बांसखेड़ा अभिलेख। इसके अतिरिक्त हम सिक्कों की बात करेंगे, जहाँ से हमें इनकी उपाधियों की जानकारी मिलती है। तो ये सिक्के हमें सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भिटोरा जो कि फैजाबाद में है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और शाहजहाँपुर, ये हमें यहाँ से इन सिक्कों से सिक्कों से पता चलता है कि इन्होंने ये उपाधियाँ धारण की थी। हर्षवर्धन एक प्रतिष्ठित कवि व नाटककार थे। इन्होंने नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली नामक नाटकों की रचना की थी। तो इनके नाटक आते हैं कि इन्होंने किन किन की रचना की थी, तो नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली की रचना इन्होंने की थी हर्षवर्धन ने। और इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इनकी रचनाएं हम पहले भी देख चुके हैं। तो बाणभट्ट की रचनाएं हैं हर्षचरित्र, कादम्बरी एवं पार्वती प्रणय। हर्षवर्धन को इन 3 नाटकों के कारण ही इनको साहित्यकार सम्राट भी कहा जाता है। इसके नेक्स्ट हम देखेंगे कि हर्ष के प्रशासन में मुख्य अधिकारी कौन कौन थे। तो फर्स्ट है
सामंत या इन्हीं को महाराज भी कह सकते हैं। तो ये नागरिक प्रशासन का प्रमुख था सामंत। सिहनाद की बात करेंगे तो ये सेनापति होता था। अवंती की बात करें तो युद्ध और शांति का अधिकारी था अवंती। कुंतल की बात करें तो अश्व सेना का प्रधान था ये। सकंद गुप्त की बात करें तो ये हस्त सेना का प्रधान था। तो हर्ष के प्रशासन के अधिकारी थे ये प्रमुख 5 अधिकारी थे, सामंत, सिहनाद, अवंती, कुंतल और सकंद गुप्त। इनसे क्वेश्चन बन जाता है कि कुंतल क्या था, तो अश्व सेना का प्रधान था ये। अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। सिहनाद सेनापति होता था। सामंत नागरिक प्रशासन का प्रमुख होता था ये। इनके अतिरिक्त अमात्य जो था ये मंत्री परिषद का मंत्री होता था। उपरिक भुक्ति का प्रशासक उपरिक कहलाता था। पुलिस अधिकारी दंडपाशिक थे। अश्व सेना का अधिकारी बृहदेश्वर थे। पैदल सेना का अधिकारी बलाधिकार थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, भुक्ति का प्रशासक कौन था, उपरिक। मंत्री परिषद के मंत्री कौन थे, अमात्य। पुलिस अधिकारी कौन थे, दंडपाशिक। अश्व सेना का अधिकारी कहलाता था बृहदेश्वर। पैदल सेना का अधिकारी कहलाता था बलाधिकार। हर्ष जो हैं वो सूर्य, शिव व बुध के उपासक थे। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म की इन्होंने महायान शाखा का समर्थन किया था। इसके अलावा इन्होंने शिव और विष्णु की भी पूजा की। हर्ष ने विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। कहाँ पर, कन्नौज तथा प्रयाग में। कहाँ पर विशाल सभाओं का आयोजन किया, कन्नौज और प्रयाग में। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा, कौन सी, कन्नौज सभा हुनसांग के सम्मान में की गई थी। तो कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी, तो ये हुनसांग के सम्मान में की गई थी, जो कि चीनी यात्री है। इस सभा में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों का आचार्यों को बुलाया गया था। तो विभिन्न धर्मों और संप्रदाय के आचार्यों को यहाँ पर बुलाया गया था कन्नौज सभा में। इस सभा की अध्यक्षता जो है हुनसांग ने की थी। कन्नौज सभा की अध्यक्षता किसने की, हुनसांग ने। हर्ष ने इस अवसर पर मोतियों तथा बहुमूल्य वस्तुओं का खूब वितरण किया था। तो मोतियों और बहुमूल्य वस्तुओं का वितरण किया था किसने, हर्ष ने। हर्षवर्धन के दरबार में चीनी दूत मंडल 643 ईस्वी एवं 646 ईस्वी में आया था। तो बात करें हुनसांग की, तो ये हुनसांग जो है ये 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत में रहा था। इसने भारत की यात्रा की थी 629 में और 15 वर्ष ये भारत में रहा हुनसांग। इसके अतिरिक्त बात करें तो हर्ष के दरबार में अन्य चीनी दूत मंडल भी आए थे। एक आया था 643 में और दूसरा आया था 646 में। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे। इन्होंने अपने दूत चीन भी भेजे थे 641 में। हर्ष द्वारा प्रयाग में प्रतिवर्ष आयोजित सभा को मोक्ष परिषद कहा जाता था। तो देखिए हुनसांग के सम्मान में जो आयोजन किया था वो कहलाई कन्नौज सभा, ठीक है। इसमें विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के आचार्यों को बुलाया था हर्षवर्धन ने। इसके अतिरिक्त बात करें तो हर्षवर्धन जो है प्रयाग में प्रतिवर्ष एक सभा आयोजित करते थे, जिनमें ये दान पुण्य करते थे, जिसको मोक्ष परिषद कहा जाता था। हुनसांग के अनुसार अधिकारियों को वेतन भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था। तो अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि अनुदान करते थे हर्षवर्धन। इसका उल्लेख किसने किया है, ये हुनसांग ने किया है। इसी से ये देखिए भूमि अनुदान करते थे अधिकारियों को, इसीलिए उत्तर भारत में सामंत युग का आरंभ हुआ था हर्षवर्धन के समय में। हर्ष के समय भूमि कर कृषि उत्पादन का 6वां भाग वसूला जाता था। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में मगध राज की उपाधि धारण की थी। तो हमने इनकी उपाधियाँ देखी, परम सौगात, परमेश्वर, शिलादित्य, और इन्होंने मगध राज की उपाधि भी धारण की थी 641 में। हर्षवर्धन के शासनकाल का आरंभिक इतिहास किसने लिखा है, तो वो बाणभट्ट के ने लिखा है। इन्हीं के हर्षचरित्र से हमें हर्षवर्धन के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन जो है सूर्य, शिव और बुध के उपासक थे। हर्षचरित्र में हर्षवर्धन को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा गया है। तो किस में सम्मिलित अवतार कहा गया है हर्षवर्धन को, तो वो हर्षचरित्र में कहा गया है। यह हर्षचरित्र बाणभट्ट की रचना है। हर्षकालीन ताम्र पात्रों से केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है हमें। कहाँ से 3 करों का उल्लेख मिल रहा है, तो ताम्र पात्रों से मिलता है। 3 कर कौन कौन से हैं, एक तो है भाग,
और एक है हिरण्य और तीसरा है बलि। हर्ष चरित्र के अनुसार थानेश्वर के प्रत्येक घर में शिव की पूजा होती थी। तो ये सा उल्लेख कहाँ से मिलता है कि थानेश्वर के प्रत्येक घर में शिव की पूजा होती थी? तो हर्ष चरित्र से ऐसा वर्णन मिलता है। हुनसांग जो है मगध के महायान संप्रदाय के 10,000 भिक्षुओं का उल्लेख करता है। तो पूछा जाता है कि 10,000 भिक्षुओं का उल्लेख कौन करता है? वो भी महायान संप्रदाय शाखा के, तो वो हुनसांग करता है। इन्होंने मगध के महायान संप्रदाय के 10,000 भिक्षुओं का उल्लेख किया है। हुनसांग जो है 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गया। यहाँ के कुलपति, यानी जब ये नालंदा विश्वविद्यालय गया था 637 में, उस समय वहाँ के कुलपति जो थे वो थे आचार्य शीलभद्र। कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे वहाँ के कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के। हुनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम क्या है? शियुकी। पूछा जाता है हुनसांग की रचना कौन सी है? तो ये शियुकी है। हर्ष को दक्षिण के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने आगे बढ़ने से रोक दिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि हर्ष का जो साम्राज्य है ये थानेश्वर से दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था और पूर्व में गंजाम से लेकर पश्चिम में वल्लभी तक फैला हुआ था। यानी हर्ष ऐसा शासक हुआ है उत्तर भारत का जो कि कश्मीर को छोड़कर इसने शेष उत्तर भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। तो दक्षिण में इसका साम्राज्य जो है वो नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। और ये जब हर्षवर्धन दक्षिण अभियान करना चाहते हैं तो यहीं इसी नर्मदा नदी के किनारे पर, इससे आगे बढ़ने नहीं देते हैं, नर्मदा नदी से आगे ही नहीं बढ़ने देते हैं पुलकेशिन द्वितीय, और इनको पराजित कर देते हैं हर्षवर्धन को। कौन? पुलकेशिन द्वितीय पराजित करते हैं। और इस युद्ध का वर्णन जो है हमें पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी थी और इनके सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष महाबलाधिकृत था। तो ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये ध्यान रखना है कि किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को दक्षिण की ओर नहीं बढ़ने दिया था? तो वो पुलकेशिन द्वितीय थे। इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया था। तो हर्षवर्धन का जो समय काल रहा वो रहा 606 से 647 ईस्वी तक। हर्ष के बाद जो है विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया था कन्नौज। इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त काल तक मगध का रहा था। उत्तर भारत पर अगर किसी को चक्रवर्ती सम्राट बनना है तो पहला लक्ष्य होता था कि कन्नौज पर अधिकार हो। तो मुख्य केंद्र कौन बन गया था? कन्नौज। तो सभी शक्तियाँ कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती थी। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियाँ जैसे कि पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ हो गए थे। 8वीं शताब्दी में हुए कौन कौन थे? पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट, इनके बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया था। कन्नौज के लिए त्रिकोण संघर्ष के समय कन्नौज पर किसका शासन था? तो आयुध शासकों का शासन था। गुप्तोत्तर काल में कन्नौज के समीपवर्ती क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ये मध्य देश कहा जाता था इसको। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आरंभ होने वाला यह त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। कितने वर्षों तक ये त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा? ये 200 वर्षों तक चलता रहा। किन किन के बीच चला? पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच ये चला। कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष का प्रारंभ किसने किया था? तो एक गुर्जर प्रतिहार नरेश थे वत्सराज। इन्होंने सर्वप्रथम त्रिकोणात्मक संघर्ष का प्रारंभ किया था। किसने? गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने। तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार शासकों ने ही इस त्रिपक्षीय युद्ध को प्रारंभ किया था। यानी कन्नौज के लिए सर्वप्रथम संघर्ष किसने शुरू किया था? तो वो गुर्जर प्रतिहार शासक थे। पहले कौन थे? तो ये वत्सराज थे। और अंत में विजय भी इन्हीं की होती है, गुर्जर प्रतिहारों की। और उस समय शासक कौन थे? तो वो थे मिहिर भोज प्रथम। इन्होंने करसन द्वितीय जो कि राष्ट्रकूट शासक थे, करसन द्वितीय, इनको नर्मदा तट पर पराजित कर दिया था और मालवा पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार से लास्ट में गुर्जर प्रतिहार शासक विजय होते हैं। यानी प्रारंभिक गुर्जर प्रतिहार शासकों ने स्टार्ट किया था इसको, और अंत में विजय भी होते हैं कौन? गुर्जर प्रतिहार शक्ति। बात करें कि गुर्जर प्रतिहार वंश से किस किस शासकों ने यहाँ पर भाग लिया था? तो वत्सराज थे पहले, जिन्होंने ये
युद्ध प्रारंभ किए थे। फिर थे नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज प्रथम और महेंद्र पाल। राष्ट्रकूट वंश के शासकों की बात करें तो ध्रुव ने भाग लिया था, फिर गोविंद तृतीय ने लिया था, फिर अमोघ वर्ष प्रथम ने और करसन द्वितीय। यानी राष्ट्रकूट वंश से 4 शासक इस त्रिपक्षीय युद्ध में संघर्षशील रहे। पाल शासकों की बात करें तो धर्मपाल ने भाग लिया था, देवपाल ने भाग लिया था, विग्रहपाल ने भाग लिया और नारायण पाल ने। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं कि कौन से राष्ट्रकूट वंश से संबंधित किस शासक ने भाग लिया था या किसने नहीं लिया था। तो ये हमने सभी देखे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।